नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। तमिलनाडु और कर्नाटक के लिहाज से अगर बात की जाए तो कावेरी नदी का जो जल बंटवारे की समस्या है लंबे समय से चली आ रही है। कई बार ट्रिब्यूनल का फैसला भी आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन इन फैसलों से दोनों ही राज्य पूरी तरीके से सहमत नजर नहीं आए और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से मानने को लेकर अपनी आपत्तियां जताई। तो जाहिर सी बात है, जिस भी साल पानी कम बरसता है, बारिश कम होती है, ये समस्या बढ़ जाती है, जैसा कि इस बार देखने को मिला है। कर्नाटक लगातार कह रहा है कि उसके पास तमिलनाडु को देने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, उसके पास महज उतना ही पानी है जितने की उसकी जरूरतें हैं, बल्कि शायद उससे भी कम है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, संवेदनशील मामला है, ऐसा मामला है जो दोनों ही राज्यों के किसानों और वहां की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन फिर भी इसके दूरगामी नतीजे काफी बार देखने को मिले हैं। तो क्या है ये समस्या और किस प्रकार से समाधान निकालने की कोशिशें अभी तक हुई हैं, और अभी जिस वक्त ये समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है, तो यहाँ से आगे का रास्ता यानी कि समाधान का रास्ता कैसे निकलता है, इस मुद्दे पे ही आज हम बात करेंगे। तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे बाईं ओर मौजूद हैं टीबी पांड्या साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के। बहुत स्वागत है पांड्या जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ एमएल लाहौटी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कानून के जानकार, क्योंकि एक लंबी कानूनी लड़ाई इसमें देखने को मिली। आपसे समझेंगे आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ सीके वार्ष्णेय साहब हैं, पर्यावरणविद हैं, और किस प्रकार से पर्यावरण या कहा जाए प्राकृतिक या कहा जाए जल संसाधन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए या क्या कुछ चीजें हो सकती हैं उस बारे में उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, समस्या बड़ी है, एक लंबी कानूनी लड़ाई है, इसके तमाम पेचीदा तरीके हैं, क्योंकि इस तकनीक को बारीकी को समझने की जरूरत है विशेषज्ञों के नजरिए से। तो पांड्या जी, सबसे पहले आपसे ही, क्या महज डिमांड और सप्लाई की समस्या है कि जितनी ज़रूरतें हैं दोनों राज्यों को पानी की वो नहीं हो पा रहा, या इसका हमने बहुत साइंटिफिक तरीके से अभी तक समाधान निकालने के लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स नहीं किए? कहाँ पे देखते हैं समस्या को आप? समस्या दो जगह है। एक तो ये है कि जो दोनों राज्यों ने जो अपने अपने जो यूजेजेस जो बढ़ाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किए हैं, तो उससे ये हो गया है कि जितना पानी अवेलेबल है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं, तो शॉर्टफॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि जो एक दूसरे के साथ बैठ के जो बात करने का जो सिस्टम है, जो एक पद्धति है, उसको समहाउ जो है वो उसको ना करके और उसको पूरा एक दूसरा किस्म का रूप देने का जो कोशिश रहता है जी, वो उससे जो है ये मामला हल होने से ज़्यादा वो बिगड़ने की कोशिश करता है। कावेरी मामला काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट अब जो है वो 100 साल से ज़्यादा से इसके बारे में विवाद चल रहा है जी। हालांकि बात यह है कि जो ट्रिब्यूनल ने जो चुकादा दिया है वो ज़्यादातर फेयर है। 2007 के फैसले का आप जिक्र 2007 के फैसले का जो बात है वो ज़्यादातर फेयर है। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला आप बना लीजिए, वो फार्मूला एक दूसरे से एग्री कर लीजिए और उसके हिसाब से पानी अपना बंटवारा कर लिया कीजिए। पर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई स्टेट जो है वो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला को एग्री करने को तैयार ही नहीं होता है, और समस्या वहीं पे और समस्या वहाँ पर विकराल हो जाती है। क्योंकि पानी का ऐसा है कि जितना पानी है उसका क्वांटम मोर और लेस फिक्स्ड है, उसमें हम बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज नहीं कर सकते, पर हमारा जो यूजेज है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। हमारा जो यूजेज की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो वो लाने के लिए भी हमें अपने अपने राज्यों में कोशिशें करनी चाहिए, और वो छोटी मोटी कोशिश नहीं, एक लॉन्ग टर्म कोशिशें होती है, बढ़ना चाहिए। रातों रात कोई भी चीज़ नहीं हो जाती है, पर खास करके वो चीज़ करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम था, पर हम जो है वो उसको न करके शायद उस वक्त को हमने जाया जाने दिया। लाहौटी साहब, आपको लगता है कि क्योंकि कई बार फैसले आए, ट्रिब्यूनल के फैसले की भी बात करें 2007 के, जिसको काफ़ी फेयर पांड्या जी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई बार फैसले आए कि आप साहब इस मुद्दे पर तय हो जाइए, आपको लगता है कि कानून की नज़र के लिहाज से ये विवाद किस प्रकार का है? क्योंकि जब इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं तो किस प्रकार की कानूनी बाध्यताएं हैं दोनों राज्यों के लिहाज से? संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है? देखिए हरेंद्र, आर्टिकल 262 जो संविधान में है जी, उसके अंतर्गत मात्र सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि यदि इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है रिवर का, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको सुलझा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी संस्था को इस बारे में दखल करने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक ये रिवर वाटर डिस्प्यूट देखें आप, इन 10-15 वर्षों के अंदर कई इस प्रकार के मामले उठे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मामला तो अभी था, उधर तेलंगाना और आंध्रा में भी ये मामला उठ रहा है। वैसे ही आपके यहाँ
जो कर्नाटका तमिलनाडु का है। प्रश्न एक यही उठता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए ये मामले को बड़ी संवेदनशील मामले हैं, ये इसके अंदर कानूनी दृष्टिकोण कम रखा जाता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ता है जी। आप एक कोई मायोपिक व्यू नहीं रख सकते या इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बना सकते। जिस वर्ष पानी कम है उस वक्त कम का बंटवारा उसी आधार पर दोनों प्रांतों में होना चाहिए जी। ये कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं हो सकता कि इतना क्यूसेक्स वाटर कर्नाटका को देना ही पड़ेगा तमिल को, वो परिस्थिति के आधार पर है। और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था जी। वो उसी आधार और 2007 के जो निर्णय थे ट्रिब्यूनल के जी। उसके बेसिस पर किया जी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ की, उनको अपनी साख या अपने दृष्टिकोण से जी। जब एक वो बवंडर खड़ा कर देते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर जैसे सिचुएशन चाहे बेंगलोर में हो चाहे ठीक है, तमिलनाडु हम में हो, उस मुद्दे पे नहीं जाते, हम इस बात को देखते हैं कि आखिर कानून की नज़र से ये फैसला कैसे जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करना ना करना आज ये सरकारें कैसे करती, समाधान निकालना ही होगा। मास्टर जी, आपको लगता है कि एक पर्यावरणविद के नाते आपको लगता है कि हमने समस्या को वक्त रहते शायद हम चेत नहीं पाए, हमको पता था कि हमारी आने वाले समय में ज़रूरतें बढ़नी ही हैं, संसाधनों की एक सीमित दायरा है, आखिर हम कैसे एक बैलेंस बना सकते हैं? अभी भी कितना वक्त गुजर गया है इस बैलेंस को बनाने में और वक्त रहते भी हम आगे के लिए कैसा रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए 2007 का जो एक निर्णय आया था जिसमें कि पानी के बंटवारे के बारे में बताया गया था, तो उसके बारे में अब समय आ गया कि हमको दोबारा सोचना पड़ेगा। और उस बंटवारे के साथ साथ एक और शर्त भी थी कि एक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो कि तय करेगा कि किस वक्त डिस्ट्रेस किस राज्य को हो रहा है और किस तरीके से प्रो रेटा उसके पानी की सप्लाई के अंदर एडजस्टमेंट करना है। तो वो बना नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि अब सर्वविदित है कि एक दूसरे के अंदर से भरोसा उठ चुका है, विश्वास नहीं है, तो अब सवाल यह है कि कौन तय करे कि कितना डिस्ट्रेस है। सुप्रीम कोर्ट आसानी से नहीं कर सकता है, हालांकि सारी जो उनका जजमेंट होगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन आई थिंक ये जो एक ज़रूरत थी ये नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने अभी जो लेटेस्ट उनका जो ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने कहा है मुकुल रस्तोगी जी से, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, कि आप जल्दी से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात कराइए और उसमें तय कराइए कि कैसे इसको आप निपटाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक ये जो मैनेजमेंट बोर्ड की बात कही जा रही थी बहुत दिनों से, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई और इसके बारे में अभी भी बहुत ज़रूरत है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्या मुश्किल है। दूसरी बात यह कि चाहे वो इंटर स्टेट हो या ना हो, हमें पूरी रिवर के बारे में जहाँ से वो प्रारंभ होती है और जहाँ तक अंत होती है उसको एक यूनिट की तरह से लेना है, जो कि आजकल नहीं हुआ रहा है और हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिवीजन। तो हम एक रिवर को जो एक नेचुरल सिस्टम है और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसको हम पॉलिटिकल लाइंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पानी की यूज़ है और जो उसका इस्तेमाल है उसके हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा अपनी खेती बढ़ा ली है, और खेती बढ़ाई नहीं है बल्कि वैसी हम क्रॉप ले रहे हैं जिनको कोई पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक, इस मुद्दे पे मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि हमें जो एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पांडे जी, आपको लगता है कि क्योंकि आप वाटर कमीशन में रहे हैं, पानी का संचयन करना हमारे जो बांध होते हैं उसमें, उसके अलावा बाकी भी रिचार्ज करते रहना हमारी ज़मीनों को, कि हमारी पानी की ज़रूरतें उस हिसाब से मिनिमाइज होती रहे, आपको लगता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ काम नहीं हुआ बीते समय में, अब इस काम को तेज़ी से करने की ज़रूरत है? जी, इस काम को काफ़ी तेज़ी से करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम लोग आज अगर देखें तो जितने भी जो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जी, उसमें हमारा जो पर कैपिटा जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टोरेज हमने बनाया है, वो करीब करीब सबसे कम है। हमारे कंपैरिजन में चाइना हमारे से दुगुने से ज़्यादा स्टोरेज बना के बैठा है। हम लोग जो हैं वो अभी उनसे यूएस से, रशिया से, ऐसे सारे कंट्रीज से हम लोग पीछे हैं। तो हमारा जब मॉनसून बेस्ड क्लाइमेट है तो उसमें हमको जब तक हम स्टोरेजेस नहीं बनाएंगे तब तक हम जो पानी का जो बंटवारा है, इवन पानी का जो यूजेज है, उसमें भी हम एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे। और होगा ये कि क्या कभी तो हम या तो हम बाढ़ में डूब रहे होंगे और नहीं तो हम सूखा से पीड़ित होंगे, और वो दोनों हम एक ही साल में पैदा करेंगे। इस समस्या का समाधान क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक कहता है कि साहब हमारे हिस्से में सूखा आ गया, तमिलनाडु भी ये कहता है, और अभी हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से विभीषिका बनी हुई है। ये आसपास के राज्यों में क्या कुछ हम रिवर लिंकिंग जैसी चीज़ों या इस प्रकार के प्रावधानों पर बात नहीं कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, इनफैक्ट बात है।
कि जो हमारा जो रिवर लिंकिंग प्रोग्राम है उसमें जो सदर्न पेनिनसुला का जो लिंक्स हैं वो खास इसीलिए बनाई गई हैं कि जिसकी वजह से जो लोअर डेल्टास हैं, खास करके कावेरी डेल्टा, लोअर डेल्टा है, उसमें जो है वो थोड़ा बाहर से हम एडिशनल पानी लाएं, जिसकी वजह से ये जो डिबेट है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, उसको हम एक और डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने दो तरीके से सॉल्व करना होगा। एक तो कॉन्फ्लिक्ट में ये होगा कि हमें दोनों राज्यों में जो पानी के यूज़ की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आप क्रॉप वही ले, पर उसमें पानी का जो एप्लीकेशन है वो आप इस तरीके से करिए कि जिसकी वजह से वो पानी, उतना ही पानी जो है वो ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर सके, जैसे ड्रिप वगैरह के सिस्टम्स लाने की है जी। और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी इस तरीके का सिस्टम लाने की ज़रूरत है। तो एक तो वो करें। साइड बाय साइड हमें ये ज़रूरी है कि हम जो ब्रह्मपुत्र बेसिन का पानी है और जो आगे बाकी के रिवर्स में जो थोड़ा थोड़ा जो सरप्लस पानी है उसको जब तक हम साउथ साइड तक नहीं भेजेंगे और जब तक हम उसको कावेरी तक नहीं लाएंगे तो हम उस एरिया में एडिशनल पानी कहीं से ला नहीं सकते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम को दोनों साइड से अटैक करने की ज़रूरत है। कुछ एडिशनल पानी लाइए, कुछ एफिशिएंसी बढ़ाइए जी, जिससे कि दोनों को जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी जो है वो रहने लगे। जी। लाहौटी साहब, आपको लगता है कि कानूनी तरीके से जब इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ा जा रहा है और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट इस बात की कोशिश कर रहा है, जो रियल टाइम डेटा हमारे पास चाहिए कि साहब किस राज्य के पास कितना पानी है, सेंट्रली कितना, अगर हमारे पास जो डेटा वो कितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से है, क्या ये भी एक बड़ी कमी कहा जाए कि हमारे पास में वो साइंटिफिकली चीज़ें नहीं है कि मेज़र कर सके कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है? इस प्रकार की समस्याओं को चलते भी फैसले लेने में कई बार वक्त लगता है, दिक्कत आती है। मेरी समझ में सुप्रीम कोर्ट को एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ये लेना चाहिए कि कावेरी बोर्ड जो बनना था जी, उस बोर्ड का आधार उस बोर्ड की एक सीमा सीमित की जाए कि इस सीमा के अंदर सभी राज्य को और केंद्र को मिलकर एक कावेरी बोर्ड बना देना चाहिए। हमारे देश में कई जगह ऐसे बोर्ड बने हुए, रिवर बोर्ड्स, और जिससे कि ये इस प्रकार के जो प्रतिद्वंदिता है या जो ये डिफरेंसेस हैं उनको जो बोर्ड है वो अपने लेवल पर सुलझा सके। दूसरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार के लिए ये जो राज्य की सीमाएं हैं उनको भूल जाइए, ये भूल जाइए कि ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक का है। एक दृष्टिकोण ये रखिए कि इकोनॉमिक इक्वलिटी का जो क्राइटेरिया है संविधान में, उसके आधार पर कि इतने लोग हमारे कावेरी के उस साइड में और इतने लोग हमारे जो भारतीय हैं वो इस साइड में, तो उनके लिए सभी लोगों का एक आधार का वितरण होना चाहिए। आज जो दृष्टिकोण है वो एक लक्ष्मण रेखा मान ली गई है कि इधर तमिलनाडु है और उधर कर्नाटक का पर्सपेक्टिव को और थोड़ा सा वाइड करके और वाइड पर्सपेक्टिव जो मायोपिक नहीं हो, जिससे कि जितने लोग हैं उन सबका एक रेशनल अप्रोच हो और सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिले। जी। भास्कर जी, आपको लगता है कि हमारी जो नदियां हैं उनके बारे में अधिकांशतः कहा जाता है कि साहब मैक्सिमम पानी बह के चला जाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है और उस बीच में हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। क्या ये सच्चाई अभी लगातार बनी हुई है? इस बीच में कुछ हमें लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ पाएं, और कावेरी नदी के साथ में किस प्रकार की स्थिति है इस मामले को लेकर? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जो वायुमंडल है और जो हमारे यहाँ का जो एक मौसम है वो एक ट्रॉपिकल रेन है, राइट, जो कि सिर्फ 3 महीने रहता है और 9 महीने पानी नहीं होता है। तो पानी का जो एक स्टोरेज है वो तो बड़ा आवश्यक है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या पानी वाकई में, जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा है रिवर के अंदर, क्या वो एक्स्ट्रा है और वो किस दृष्टिकोण से उसको आप देख रहे हैं? क्योंकि अब सवाल तो ये है कि कई और दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल सर्विसेज विच द रिवर प्रोवाइड्स। ठीक बात। आसपास की वनस्पति को पानी देना, जीव जंतुओं को पानी देना, सॉइल को फर्टिलिटी के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम उन सब पानी को देखें जैसे कि तरल पदार्थ है और उसको हम पूरा का पूरा अगर शोषित कर लें तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी समझदारी वाली बात नहीं होगी। चारों तरफ दुनिया में अब इसके बारे में एक नई सोच आ रही है कि ये एनवायरमेंटल सर्विसेज और रिवर फ्लो और जिसको हम नेचुरल फ्लो कहते हैं, इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं, तो उसमें, और जहाँ तक ये बंटवारे का सवाल है उसमें भी आपको बता दूं कि जो रिवर फ्लो छोड़ा गया है वो सिर्फ 17% छोड़ा गया है, जिसकी मात्रा 17 है और 17 क्यूसेक्स, तो वो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि साइंटिफिक तरीके से और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से और एक पूरे यूनिट रिवर को, एक पूरे यूनिट को लेकर के फिर से इसके बारे में एक
पहल अध्ययन होनी करने की चाहिए जरूरत है और और उसके दोबारा आधार- से इसका जी। आंकलन होना चाहिए और रिवर बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिवर बोर्ड बने और वो आखिर चीज़ें तय करे कि आखिर जब डिस्ट्रेस होगा, समस्या होगी, तो उसको वक्त रहते एक तरीके से फैसला लिया जा सके। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत पीने के पानी की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार 2 अक्टूबर की ग्राम सभा का मकसद गरीबी हटाने का है, ताकि गरीब परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। साथ ही ग्रामवासी स्वच्छ पेयजल, गांव की सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और शौचालय जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चर्चा करेंगे। मकसद है ग्रामवासियों की भागीदारी से प्रगति का। 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामवासी पूरे उत्साह के साथ भाग लें। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। आप लोग बाजार आते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं, यही ना? हाँ। तो बिल कौन लेगा? बिल का क्या करना है? और बिना बिल के सामान सस्ता भी तो मिल जाता है। क्या आपको मालूम है कि बिना बिल के सामान आपको सस्ता क्यों मिल जाता है? ऐसा करके आप नकली और तस्करी के सामानों को बढ़ावा देते हैं और इस खतरनाक कारोबार से हमारे देश को हर साल लगभग 73,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो अब से आप क्या करेंगे? प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। और इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कावेरी जल विवाद से आखिर आगे का रास्ता निकलता कैसे, क्योंकि ये विवाद ऐसा है तो लंबे समय से कानूनी लड़ाई के बावजूद भी समाधान की ओर बढ़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो फैसले आए हैं उस पर दोनों ही राज्य सहमत नजर नहीं आते, चाहे बात तमिलनाडु की हो चाहे बात कर्नाटका की हो। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, आपको लगता है कि निगरानी समिति ने भी अब ज़्यादा तरीके से बैठकें करने की बात की है? फरवरी के बाद में मानसून आने से पहले हर महीने बैठने की बात की गई, रियल टाइम डेटा एक मैकेनिज्म बन सके, इस पर भी काम करने की बात की। आपको लगता है कि कम से कम अभी तक जो नहीं हुआ अब वो कम से कम आगे होने की संभावना बनती नजर आ रही है? जी, एक्चुअली ये कहना भी गलत होगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, या जो चीजें नहीं हो हमारी जो डेटा नेटवर्क है वो कावेरी में रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए जो डेटा कलेक्शन है, जैसे कि नदी में पानी कितना है जी, बारिश कितनी हुई, कितना पानी उसमें से नदी में आया, वो चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी अच्छा आइडिया रहता है। हमें जो है प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब राज्य है, वो राज्य कौन से प्रोजेक्ट में अपना कितना पानी यूज़ कर रहा है, उसके बारे में हमें जो है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देने में दिक्कतें आती है। उसके लिए हमें एक न्यूट्रल मैकेनिज्म होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज कावेरी बेसिन में क्या है कि जो कृष्णराज सागर, हेमावती और बाकी काबिनी वगैरह रिजर्वायर्स हैं, उसके नीचे बहुत सारा कैचमेंट का हिस्सा जो है वो एक्चुअली फ्री कैचमेंट का हिस्सा है। उस फ्री कैचमेंट में से कितना पानी नीचे आना चाहिए
उसके लिए हमें उस कैचमेंट के अंदर में कितने छोटे छोटे इंटरवेंशन स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं और उससे कितना यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। उसी तरीके से जो तमिलनाडु में है तो हमें वहाँ पर जो एक्चुअल जो इवेपोट्रांसपिरेशन की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से एक्चुअली जेन्युइन डिमांड कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन हमें रिलायबली नहीं मिल पाती है। तो इसकी वजह से जो इसको जो एडजुडिकेट करने में जो है वो दिक्कतें आती है। हालांकि अंडर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में सेक्शन 9 है जिसने ये कहा है कि एक डेटाबेस होना चाहिए जो कि न्यूट्रल डेटाबेस होना चाहिए और उसका उन्होंने जिम्मा कुछ हद तक उस जमाने में जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया था। पर उसको करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं में राज्य सरकारों को केंद्र के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। जो कोऑपरेशन नहीं मिलता है वो हम ये मानते हैं कि ये जो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो ये कोऑपरेशन अगर ला पाए और उसके थ्रू अगर हम एक बैलेंस हम वाटर बैलेंस हम बना पाए तब फिर हमें पता रहेगा कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए और किस तरीके से मिलना चाहिए। मास्टर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि खेती में के तरीके में बदलाव की जरूरत कहीं ना कहीं लग रही है, क्योंकि इस बात को बड़ा लंबे तरीके से कहा जा रहा है। कर्नाटक की बात की जाए तो गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, अगर तमिलनाडु के लिहाज से कुछ इलाके की बात की जाए तो वहाँ चावल बहुत होता है। इन दोनों ही फसलों में बहुत पानी आता है। क्या वो वक्त आ गया है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से अध्ययन के साथ में लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ध्यान रखते हुए इस चीज को लागू करना ही चाहिए? देखिए, इसको लागू करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े साफ तरीके से कहा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। जी, तो ये एक सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, इसके ऊपर हमें कार्यान्वित होना पड़ेगा और इस काम को करना पड़ेगा और ये संभव है। नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, सिर्फ हमको उनको प्रचलित करना है और गांव के जो अपने किसान भाई हैं उनको कन्विंस करना है। जैसे मैं धान की खेती ले लीजिए, उसमें पानी को खड़ा रखना पड़ता है, सीधा सीधा पानी इवेपोरेट होता है जो कि पौधे के काम में नहीं आता है। तो उसके लिए एक नई टेक्निक है जिसको हम कहते हैं SRI, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो पानी की खपत एकदम कम हो जाती है, 20% ही लगता है। दूसरी बात यह है कि उपज इससे 20 से 40% बढ़ जाती है। तो अगर ये दो फायदे हैं जिसमें किसान को आर्थिक लाभ भी हो रहा है, पानी का खर्चा भी कम हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जो भी नदी का पानी इस्तेमाल करता है उसके पास में हमें सोचना पड़ेगा कि रिसाइकलिंग करना उसका बहुत ज़रूरी है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। स्टोरेज तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो है उसका रिसाइकलिंग हम करते नहीं हैं। हम वंस यूज पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाथरूम के अंदर हमने नहाया और पानी निकाल दिया। तो ये सब ज़्यादा देर अब नहीं चलने वाला है। हमको हर तरीके से हर पानी का पूरा इस्तेमाल करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल पानी अंडर यूटिलाइज्ड है और इसको हम बहुत बेरहमी से इसको खर्च कर रहे हैं, बल्कि दोहन कर रहे हैं। तो इस सब को अगर आप करते रहेंगे तो आप चाहे जितनी नदियां जोड़िए, पानी आपके पास कम रहेगा। ठीक बात है। और दूसरी बात यह है कि पानी के बारे में हमें अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा। ये प्रेशियस रिसोर्स है। अभी तक हमने इसको सोचा था ये मामूली रिसोर्स है, तो ये मामूली रिसोर्स नहीं है। इसी के ऊपर सारी आर्थिक व्यवस्था संभव है, इसी के ऊपर हमारी खुशी और हमारी सेहत संभव है। पानी की कीमत को समझना पड़ेगा और इसके इस्तेमाल में मितव्ययता लानी पड़ेगी और हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी हमारे ऐसे तरह के लॉन्ग टर्म समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। लाहौटी जी, आपको लगता है कि अगर हम बिना राजनीतिक चश्मे से देखे हुए इस बात का जिक्र करें कि साहब दो राज्य हैं जिनके बीच इस प्रकार की समस्या है, तो क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अपने लोगों की समस्याओं को, किसानों को इस बात को समझाना कि साहब आपके लॉन्ग टर्म के फायदे के लिहाज से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज में आप आइए, उनको इस सब चीजों पर जोर देने की जरूरत है कानूनी बाध्यताओं के तहत। आनंद, आप जो कह रहे हैं समस्या का सरल समाधान तो वही है, किंतु हो क्या रहा है, हर राज्य, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पक्ष की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ा स्ट्रांग रुख अपनाया, जब बंगलौर वगैरह में दंगे हुए। और एक इसमें छोटी सी बात है, ये मेन रिवर फ्लो जो है, जो अविरल गंगा वगैरह में भी टाइम में आया, इसमें आज तक मिनिस्ट्री ने डिसाइड नहीं किया कि रिवर में कितना पानी है जो बिना रुकावट के फ्लो में चलना चाहिए। कहीं 15% की बात आ रही है तो कहीं 40% की बात आ रही है। जैसे पांड्या साहब ने कहा, ये जरूर डिसाइड होना चाहिए, यदि रिवर को अनइंटरप्टेड आप चलने दें तो एक जहां से रिवर प्रारंभ होती है और जहां समाप्त होती है वहां किसी प्रकार से बाधा नहीं आए तो अविरल रूप से पानी का बहाव रहेगा और सबको पानी भी मिलेगा। जी, अपने आप में महत्वपूर्ण। पांड्या जी, लगभग वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशंस की ओर बढ़ा जाए, अगर कावेरी जल विवाद के लिहाज से बात की जाए या अन्य भी इस प्रकार के मामलों में, क्या वो बड़ी चीज़ें हैं जिसको अब, चूंकि बैठकों का दौर अब शुरू होना है यहाँ से दोनों राज्यों का केंद्र की मध्यस्थता के बीच में, क्या वो चीज़ें हैं जो अब टेबल पर डिस्कस होंगी, कैसे रास्ता निकलेगा? इसमें जो एफिशिएंसी बढ़ाने की बात जो थी वो मैंने भी कही थी, उसका एक सबसे बड़ा अहम ज़रूरत ये है कि उस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे करके वो एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसमें एक बड़ा, कोई एक किसान लेवल पे अगर आप देखें तो आपको बड़ा फंडामेंटल चेंज करना पड़ता है। आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आपका जो नॉलेज है उसको आपने बदलना पड़ता है, वो नया नॉलेज लाना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी सहायता की उनको ज़रूरत पड़ती है। वो सहायता के जो मैकेनिज़म्स हैं वो हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे कि आगे के 2 साल 3 साल के अंदर में हम उसके रिजल्ट्स दिखा सकें। जी। दूसरी बात यह रहेगी कि हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम पानी में आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अभी क्या हो रहा है कि दोनों जो है वो दोनों राज्य अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, पर एक्चुअली हमें जो है अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा कि हम कितने से हम चला सकते हैं। और रीयूज रिसाइकलिंग इज डेफिनेटली वो तो ज़रूरी है ही, खास करके जो अर्बन कॉन्ग्लोमरेशंस का जो कंटेक्स्ट है वहाँ पर रीयूज रिसाइकलिंग का अच्छा स्कोप है और वो हमें उसको लाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि रिवर को हम जो है एक लीनियर फीचर की तरह देखने की कोशिश करते हैं, पर हालांकि ये एक बेसिन है जी, ये पूरा एरिया है जो कि ये रिवर में पानी कंट्रीब्यूट करता है, और वही पूरा एरिया है जो नीचे में जाके वो पानी को वापस रिवर से लेके अपना काम करता है और वापस वो पानी फिर रिवर में आता है। तो अल्टीमेटली हमें ये करना पड़ेगा कि एज ए बेसिन हम इसको कैसे चलाएं, कौन से पार्ट में कहाँ स्ट्रेस है, उसको हम डायनामिकली डिसाइड करें। ये जो हम एकदम फिक्स्ड तरीके से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इतना मीन्स बिल्कुल इतना, उतना तरीके से नहीं होगा, व्यवहारिक तरीका, उसका व्यवहारिक अप्रोच डायनामिक तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खासतौर पर जरूरत इस वक्त की है कि वैज्ञानिक तरीके से इस समस्या के समाधान को गहराई से समझा जाए। हर वो पक्ष, चाहे वो राज्य सरकारें हों या अन्य लोग हों या अन्य एजेंसीज हों, मिल बैठ के समाधान इस आधार पर निकालने की कम से कम जरूरतों के आधार पर कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए। और अब उम्मीद की जा रही है कि निगरानी समिति से लेकर जब बैठकों का दौर आगे बढ़ेगा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बैठ के कुछ कोशिश करेंगी, बात करेंगी, तो समाधान निकलने की संभावना बनती नजर आ रही है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।